ये हम आपकी डिमांड पर जो वीडियो शुरू कर रहे हैं वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि इससे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो उसमें से कमेंट आया कि सर वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कराइए कुछ जल्दी है। तो किसी ने कमेंट किया, उसके डिमांड पर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं आज। तो आज हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे। बहुत से कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए आप डिमांड करेंगे तो हम उसको लेक्चर मेथड में करेंगे, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक क्वेश्चन को 2-4 मिनट में नहीं होता, कोई कोई क्वेश्चन के लिए हमको चाहिए 15-20 मिनट। तो ऐसे में जब वो चैप्टर करेंगे तो उसमें कर देंगे, तो ऐसा आप डिमांड करेंगे तो वो भी होगा। तो आज हम देखेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक यहाँ से शुरू होता है। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो हमारा है पैरेटो ऑप्टिमल, पैरेटो ऑप्टिमम इम्प्लाइज। पैरेटो ऑप्टिमल बात कर रहा है, तो पैरा कह रहा है कि पैरेटो ऑप्टिमम कहाँ पर इम्प्लाइज होगा, कहाँ पे लागू होगा। तो हम जानते हैं कि पैरेटो पैरेटो ऑप्टिमम इज इक्वल टू पैरेटो इफिशियंसी, ठीक है। तो क्या है ऑप्टिमम या इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी या ऑप्टिमम उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो पैरेटो ऑप्टिमम या पैरेटो इफिशियंसी क्या कहता है कि हम किसी यदि एक को अच्छा बना रहे हैं तो किसी दूसरे को बेकार बनाना होगा। मतलब कहने का मतलब ये किसी का हम वेलफेयर बढ़ा रहे हैं तो किसी का वेलफेयर कम करना होगा, ठीक है। मतलब विदाउट वर्स आप बेटर आप नहीं कर सकते हैं। हम किसी को बेटर आप करना है तो किसी को वर्स आप करना होगा। ये है क्या है, ऑप्टिमम और इफिशियंसी का एक ही मतलब है। या ऑप्टिमम लिखा होगा या इफिशियंसी लिखा होगा, उसका मतलब यही होगा कि हम किसी एक को क्या करेंगे, किसी एक को बेटर बनाएंगे और किसी एक को वर्स बनाएंगे। तो किसी एक को जब वर्स बनाएंगे तो किसी एक को बेटर आप ही कर सकते हैं। मान लो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा क्यों होता है इफिशियंसी या ऑप्टिमम में ऐसा क्यों होता है। मान लो कि ये हमारी इकोनॉमी है, ठीक। हमारी इकोनॉमी इकोनॉमी में एक लोग हैं, दो लोग हैं, हम मानते हैं चार लोग, ठीक है। और चार चार लोग में मान लो कि सबको 25-25 रुपये मिला है, 25-25 और 25-25। अब मान लीजिए कि हमको इनको बेटर ऑफ बनाना है, मतलब नीचे वाले को बेटर ऑफ बनाना है, तो क्या करेंगे। इसके पास कुछ कुछ पैसे ज़्यादा हो, मान लो कि इसको 30 करना है, तो इसका मतलब 5 कम करना होगा, 30 करना होगा ना। तो किसी एक को बेटर ऑफ बनाने के लिए किसी एक को वर्स ऑफ करना होगा। ये हमारा क्या कौन कहता है, ये हमारा कहता है पैरेटो ऑप्टिमम या पैरेटो इफिशियंसी, ये कहता है। अब ऐसा हम ऑप्शन देखेंगे क्या था। पहला ऑप्शन क्या है, रिसोर्स एलोकेशन फॉर व्हिच पैरेटो इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। कह रहा है रिसोर्स एलोकेशन जब होता है तो उससे पैरेटो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है। ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको इसमें क्या क्या खोजना है, ऑप्टिमम खोजना है, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन फॉर व्हिच पैरेटो इज, मतलब पैरेटो इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। बट हमको पैरेटो इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। पैरेटो इम्प्रूवमेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में बताएंगे वैसा क्वेश्चन आने पर। हमको यहाँ एक वर्स ऑफ करना है, एक बेटर ऑफ करना है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर है तो रिसोर्स एलोकेशन इन व्हिच सोशल इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पैरेटो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर पैरेटो इम्प्रूवमेंट है और यहाँ सोशल इम्प्रूवमेंट है। तो सोशल इम्प्रूवमेंट या पैरेटो इम्प्रूवमेंट एक ही जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। पैरेटो इम्प्रूवमेंट होगा तो भी सोशल इम्प्रूवमेंट होगा, और यहाँ पर क्या लिखा, सोशल इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। रिसोर्स का एलोकेशन होगा, सोशल इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होगा। हमको इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है, हम तो ऑप्टिमम या एफिशिएंसी लाना है। ये भी हो सकता है, बट इम्प्रूवमेंट केस में सब होगा, तो ऐसा ऑप्शन नहीं ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर आइए। सी क्या है, रिसोर्स एलोकेशन फॉर व्हिच एट लीस्ट वन इज बेटर ऑफ एंड नन इज वर्स ऑफ। कह रहा है कि जब रिसोर्स का एलोकेशन हो तो लीस्ट वन, मतलब किसी कोई एक बेटर ऑफ हो जाए, एंड नॉन इज वर्स ऑफ, मतलब कोई वर्स ऑफ नहीं हो। तो कोई एक बेटर ऑफ हो जाएगा और कोई वर्स ऑफ नहीं हो, तो क्या है, ये तो पैरेटो इम्प्रूवमेंट है ना। लेकिन हमको क्या खोजना, पैरेटो ऑप्टिमल या पैरेटो इफिशियंसी। तो पैरेटो इफिशियंसी इज इक्वल टू पैरेटो ऑप्टिमल, तो ये भी नहीं ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। जब डी पर आएंगे तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्स एलोकेशन फॉर व्हिच देयर इज नो पैरेटो इम्प्रूवमेंट। कह रहा है रिसोर्स एलोकेशन जब हो फॉर के लिए, व्हिच देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो, मतलब कोई पैरेटो इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो कोई पैरेटो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेटो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो पैरेटो एफिशिएंसी होगा, मतलब कोई कोई एक वर्स आप होगा और कोई एक बेटर आप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाँ ये देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको भी देखते हैं। देखिए पैरेटो में कुछ कंडीशन है, मतलब कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पैरेटो एप्टिमिटी जहाँ लागू होगी वहाँ पर कंडीशन क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। पहली बात परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, ये आप सब परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी, जो यूटिलिटी का मेजरमेंट होगा वो ऑर्डिनल होगा, मतलब क्रम दिया जाएगा, रैंक दिया जाएगा। जैसे मान लो पहले समोसा से हमको ज़्यादा यूटिलिटी, सेकंड से उससे कम मिली, थर्ड से उससे कम मिली। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पहले समोसा से हमको 5 यूटिलिटी मिली और दूसरे से दो मिली और तीसरे से एक मिली, ऐसा नहीं कर सकते। नंबर वाइज नहीं कर सकते, उसको एक हम ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑर्डिनल मेजरमेंट होगा। यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनल मेजरमेंट है। जैसे यहाँ पर मेजरमेंट की गई तो ऑर्डिनल मेजरमेंट है, ठीक है। दिस मॉडल इज द बेस्ड 2 into 2, मतलब इसमें 2 गुड्स होंगे, ठीक है, 2 लोग होंगे और मतलब ट्रांसफॉर्मेशन 2 होगा, ऐसे, ठीक है। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ एजम्पशन क्या है, गुड्स आर रिसोर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल, मतलब गुड्स एंड रिसोर्स, जो गुड्स होंगे और रिसोर्स होंगे एक कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से डिविजिबल होंगे एक दूसरे से। ये मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, मतलब कि अलग, मतलब ऐसा नहीं कि अलग नहीं हो सकते, ये दूसरे अलग होंगे। मतलब रिसोर्स कहीं और पर प्रोडक्शन करेगा और गुड्स कहीं और रहेगी, मतलब दोनों में कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी पाई जाएगी, अलग अलग पाया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है, एवरी कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी बेस्ड अबव द एजम्पशन। कह रहा जितने भी एजम्पशन दिए गए हैं उन सब एजम्पशन को फॉलो करते हुए जितने भी कंज्यूमर होंगे वो अपनी यूटिलिटी को क्या करेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो, ठीक है, वो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखते हैं, कुछ कंडीशन इसमें दी गई है। पहली कंडीशन क्या है, पहली पहली कंडीशन है इफिशियंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एमोंग कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर है उनके बीच जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इफिशियंस होगा, मतलब कुशल रूप से किया जाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स ए एंड एक्स वाई बी, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिए, जब कंज्यूमर के बीच में होगा तो क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स ए एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू एक्स एंड बी। ये ऐसा फार्मूला याद रहना चाहिए, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई होगा, ठीक है। देखिए ये सब, ये कंडीशन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, उसको हम करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट में, ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना। सेकंड क्या है, सेकंड है द मोस्ट इफिशियंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स प्रोडक्शन एमंग। कह रहा है जो प्रोडक्शन होगा उसका भी कुशल कुशल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उसका फार्मूला क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए एल के, यहाँ क्या है, यल है, लेबर एंड कैपिटल, और यहाँ पर कंज्यूमर था तो यहाँ एक्स एंड वाई था, ठीक है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यल एंड के बी। तो इसको भी याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के बीच में हो रहा है और ये कंज्यूमर के बीच हो रहा है, यहाँ कंजप्शन होगा, यहाँ से प्रोडक्शन होगा और यहाँ पर कंज्यूमर होगा, कंजप्शन होगा, ठीक है। और इसी दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे तो ये फार्मूला निकल कर आएगा, जिसमें क्या होगा, मार्जिनल रेट रेट ऑफ कंजर्वेशन, क्या, कन्वर्जन, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ कन्वर्जन। तो किस रूप से, मतलब ये दोनों कन्वर्जन होगा, तो मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एक्स एंड वाई ए, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड बी। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो जिस रेट से यहाँ प्रोडक्शन होगा उसी रेट से यहाँ पर कंजप्शन होगा ऊपर वाले में, तो उसी का फार्मूला मर्ज करके इस फार्मूला को बनाया गया, मार्जिनल रेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं मतलब रिसोर्स होते हैं, गुड्स होते हैं, जो रिसोर्स होगा और कमोडिटी होगा उसके बीच में क्या होगा, परफेक्ट डिविजिबिलिटी पाई जाएगी, और एवरी कंज्यूमर अपनी सेटिस्फाई को, मतलब अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें, और इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 496 या सेकंड नंबर में क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, एक मिनट, ठीक। दी पैरेटो ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन इज वन इज हुइच, कह रहा पैरेटो ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन इज वन इज हुइच, इसमें कौन सा एक पैरेटो ऑप्टिमल है, इसमें पैरेटो ऑप्टिमल इसमें कौन सा है, ठीक है। तो पैरेटो ऑप्टिमल में क्या था,
किसी एक को बेटर आप बनाना है और किसी एक को वर्स आप बनाना है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, देयर इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी, देयर इज या इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, ठीक। एनी रीअरेंजमेंट लीव्स द यूटिलिटी ऑल ऑफ द पर्सन अनचेंज, कह रहा है कि सभी की जो यूटिलिटी रीअरेंजमेंट की जाए तो उसकी अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ पैरेटो ऑप्टिमल कहता है, नहीं कहता। वो कहता है कि ऐसा कुछ किया जाए किसी एक का वर्स ऑफ हो जाए और किसी एक का बेटर ऑफ हो जाए, ऐसा ऑप्शन होता है, ठीक है। एनी रीअरेंजमेंट इंक्रीज यूटिलिटी ऑफ वन पर्सन एंड डिक्रीज यूटिलिटी ऑफ अदर पर्सन। ये देखिए, हम क्या करते हैं कि एक पर्सन का कुछ इंक्रीज होना चाहिए और सेकंड पर्सन का उसका क्या नाम है, वर्स ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एनी रीअरेंजमेंट इंक्रीज इंक्रीज यूटिलिटी ऑफ वन पर्सन क्या होगी, यूटिलिटी इंक्रीज होगी, एंड डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ अदर पर्सन, यहाँ अदर पर्सन की जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि किसी एक का बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम होना चाहिए। जैसे 25 वहाँ 30 पर हो रहे हैं तो वहाँ 20 हो जा रहा है, वहाँ 25-25, जैसे 4 लोग थे 25-25 बांट दिए कि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं 4 लोग हैं तो 25-25 रुपये सबको दिए। लेकिन एक को जैसे हम वहाँ पर क्या नाम है, बेटर आप बना रहे थे, यहाँ 30 कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 20 हो जा रहा है, यहाँ पर 25 था, 5 यहाँ से चला गया, ठीक है। तो एक को बेटर आप बनाएंगे तो एक एक वर्स ऑफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वही लिखा है, ठीक है, ये सही है। थर्ड नंबर या 497 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है, दी स्टेटमेंट वन कैन नॉट बी मेड बेटर आप, कह रहा है दी स्टेटमेंट कहता है वन कैन नॉट बी मेड बेटर आप, कोई एक बेटर आप नहीं बनाया जा सकता विदाउट मेकिंग वर्स आप, मतलब बिना किसी को वर्स आप बनाए हुए, मतलब किसी को बेकार बनाए हुए किसी एक को हम अच्छा नहीं बना सकते हैं। और यही चीज़ हमारा कौन कहता है, यही चीज़ हमारा कहता है पैरेटो इफिशिएंटी या पैरेटो इफिशियंसी या पैरेटो इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है, या इफिशियंसी है नहीं तो पैरेटो ऑप्टिमल है, तो वही सही। तो पैरेटो ऑप्टिमिलिटी क्या कहता है, किसी एक को हमको क्या करना है, मतलब वर्स आप बनाना है किसी एक को बेटर आप बनाने के लिए, किसी एक को क्या करने के लिए, बेटर आप बनाने के लिए, किसी एक को बेटर आप बनाने के लिए किसी एक को वर्स आप बनाना जरूरी है। तो ये कहता है पैरेटो ऑप्टिमल, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 498 इस ये क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन इन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैव डेवलप्ड, कह रहा सोशल वेलफेयर फंक्शन को किसने डेवलप किया। तो सोशल वेलफेयर फंक्शन को किसने किया, समुल्सन एंड बर्गसन ने किया। उन्होंने खूब बताते हैं समुल्सन एंड बर्गसन कि सोशल वेलफेयर फंक्शन कुछ ऐसे होता है उनमें, ऐसे क्या, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे हम सभी की यूटिलिटी जोड़ देते हैं तो सामाजिक यूटिलिटी पूरी यूटिलिटी बढ़ जाती है सोसाइटी की, ऐसे बात करते हैं। तो सोशल वेलफेयर फंक्शन देने का श्रेय बर्गसन और समुल्सन को जाता है। तो यहाँ बर्गसन ऑप्शन है नहीं, समुल्सन ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये है, ये सभी की यूटिलिटी है, ठीक है। जिसको हम यहाँ यूटिलिटी एडिटिव है, इसको जोड़ दें तो सोशल वेलफेयर फंक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 499, which name is not associated the compensatory compensatory principle for welfare, कह रहा है कि इसमें जो छत पूरक सिद्धांत है उसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो छत पूरक सिद्धांत है इसमें किसका नाम शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या होता है, हम पढ़े हैं केल्डार हिस कंपेंसेटिंग क्राइटेरिया। तो केल्डार हिस तो है ही, और केल्डार हिस को जो क्रिटिसाइज करते हैं स्टेटिस्टिक्स करते हैं, तो ये भी है। और एक ही ऑप्शन नहीं है, वो है मार्शल, क्योंकि केल्डार हिस का तो सिद्धांत है छत पूरा सिद्धांत, और उसके बाद जो एक ही ऑप्शन है वो मार्शल, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी हिस जो स्टोट्स्की है ये क्या कहता है, ये केल्डार हिस को क्रिटिसाइज करता है, तो इसके बाद किसका थ्योरी आता है, डबल क्राइटेरिया का थ्योरी आता है स्टोट्स्की का। तो ये भी है, स्टोट्स्की है, केल्डार है और हिस है, और मार्शल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड बेस्ट इज रिलेटेड, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेकंड बेस्ट इज रिलेटेड। हम जानते हैं फर्स्ट बेस्ट किससे रिलेटेड है, फर्स्ट बेस्ट जो रिलेटेड है वो हमारा रिलेटेड है पैरेटो से। कह रहा देखो
पहले इसको थोड़ा सा समझिए तो इसको कर पाएंगे। फर्स्ट वेलफेयर क्या कहता है? फर्स्ट वेलफेयर ये कहता है कि फर्स्ट बेस्ट वेलफेयर ये कहता है कि पैरेटो की सभी कंडीशन फुलफिल हो जाए। जब पैरेटो की सभी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे तो उसे फर्स्ट वेलफेयर इकोनॉमिक्स जानते हैं। और सेकंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स जब जानते हैं जब पैरेटो की कंडीशन सभी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाए, मतलब मार्केट में कुछ मोनोपोली पाई जाए, कुछ एक्सटर्नलिटी पाई जाए, ये सब पाया जाएगा तो पैरेटो कंडीशन नहीं फुलफिल हो जाएगा, तो उसे सेकंड बेस्ट से नाम जानते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है फर्स्ट बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वेलफेयर तो पैरेटो दिए थे कि पैरेटो की सभी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और सेकंड वेलफेयर कौन से दिया था? किसने दिया था? कार्लविल, लैंकेस्टर एंड रिचर्ड जी लिप्से। इसको याद करिए, कार्लविल, लैंकेस्टर, रिचर्ड जी लिस्बे। तो रिचर्ड जी लिस्बे इन्होंने क्या किया, सेकंड वेलफेयर को बताया कि पैरेटो की सभी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो उस कंडीशन में हम मार्केट को चला सकते हैं। और मतलब ये भी एक अच्छा कंडीशन है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सभी मार्केट में क्या रहते हैं, वहाँ बहुत से मार्केट की डेंसिटी रहती है, और बहुत सी मार्केट की डेंसिटी होती है, तो मार्केट में डेंसिटी होने के कारण कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पाई जाती है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पाई जाएगी सेकंड बेस्ट में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पाई जाएंगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पाने के कारण क्या होगा कि एक वस्तु दूसरे वस्तु का पूरक होगा। जैसे जैसे मक्खन और रोटी, ठीक है, तो रोटी की डिमांड बढ़ेगी तो मक्खन का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे मक्खन। जैसे ट्यूब एंड टायर, ऐसे को समझिए, ट्यूब एंड टायर। तो ऐसे तो इस मार्केट में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पाएगा, इसमें एक्सटर्नलिटी ये सब पाई जाएंगी। तो ये पैरेटो ने ये कार्लविल, लैंकेस्टर एंड रिचर्ड जी लिस्बे इन्होंने बताया कि जो सेकंड बेस्ट है ये भी मार्केट में काम करेगा। जो सेकंड बेस्ट है ये भी मार्केट में काम करेगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पाई जाएगी, इससे मार्केट चलता रहेगा। तो इसमें मान लीजिए मार्केट में बहुत सी दुकानें हैं, कोई टायर बना रहा है तो कोई ट्यूब बना रहा है, और कोई मक्खन बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, एक दूसरे से चलती रहेंगी। तो ये भी मतलब ये भी मार्केट ठीक है, इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। मतलब ये और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसको बहुत कुछ है, लेकिन हमको अपने जब कॉन्सेप्ट वाला मतलब वो वीडियो बनाएंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ उतना। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, compensation criteria which status this that situation is socially preferred to situation change can compensate the ledger and still have a surplus internal benefit it happen। देखिए ये कंपेंसेशन क्राइटेरिया में कह रहा है कि यदि ये जो है वो ये सोशली प्रेफर्ड है या सोशली मतलब सोशली अच्छा है बी से। यदि ए क्या है, सोशली प्रेफर्ड है बी से या सोशली बी से अच्छा है, और इकोनॉमी में कोई ऐसा चेंजेस आ रहा है जिससे किसी एक को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को कम कम प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो यदि कंपेसेशन कर देता है, मतलब कंपेसेट कर देता है जिसको कम प्रॉफिट हो रहा है, या जिसको लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको कंपेसेट कर दे रहा है। तो मतलब उसका तो स्टिल हैव अ सरप्लस इंटरनलिटी बेनिफिट इन हैपन, तो उसके बाद भी उसके पास क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा, सरप्लस रहेगा। ये बात कौन करता है, तो ये बात करते हैं हमारे किरदार साहब। हिक्स एंड किरदार क्या कहते हैं, हिक्स एंड किरदार कहते हैं कंपेसेशन क्राइटेरिया, मतलब दो लोग मान लो ए हो और बी हो, ठीक है, और कुछ ऐसा हो इकोनॉमी में कुछ ऐसा चेंजेस हो कि ए को प्रॉफिट हो और बी को लॉस हो जाए, ठीक है। लेकिन इसको क्या हो, ये जो है इसको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो कि बी को जितना लॉस हो उसको कंपेसेट कर दे, बी को जितना लॉस हुआ इसको दे दे, कंपेसेट कर दे, और उसके बाद कंपेसेट करने के बाद ये अपने इक्वल पर आ गया, मतलब जितना इसको लॉस हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इसके पास सरप्लस बच जाए, कुछ ऐसा हो कि इसके बाद और ज़्यादा सरप्लस बच जाए, तो इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी होगी उसके इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये कौन कहते हैं, ये किरदार साहब कहते हैं, किरदार और हिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर व्हिच ऑफ द इक्वेशन ऑफ इनपुट ए इज टेक्निकली इफिशिएंट।
हमको ऐसा ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जो एलोकेशन ऑफ इनपुट ए इज टेक्निकली इफिशियंट हो, ठीक है। मतलब टेक्निकली इफिशियंट मतलब तकनीकी रूप से कुशल हो। हम जो इनपुट का एलोकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन बढ़ के कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ए डिक्रीज द इनपुट, ए डिक्रीज द आउटपुट ऑफ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ए डिक्रीज इन द आउटपुट, आउटपुट की बात किया कि नहीं, जबकि यहाँ इनपुट की बात कर रहा है। आउटपुट मतलब कंज्यूमर का पार्ट हुआ, जब आउटपुट निकलेगा तो कंज्यूमर के पास जाएगा। ऑफ वन गुड कैन नॉट बी डन विथ इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द अदर गुड। कह रहा है कि इसमें फर्स्ट वाले में क्या क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि यदि हम आउटपुट में किसी एक गुड्स को यदि हम डिक्रीज नहीं करेंगे तो हम किसी अदर गुड्स को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। और पैरेटो ऑप्टिमल भी यही कहता है कि यदि हम किसी को क्या नाम है डिक्रीज नहीं कर रहे हैं तो किसी को बेटर ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ भी यही कह रहा है, बट यहाँ आउटपुट की बात कर दिया, आउट मतलब कंज्यूमर का पार्ट कर दिया। यहाँ क्या कर रहा है, इनपुट आप टेक्निकली इफिशियंट, तो इनपुट की बात कर रहा है, मतलब ये ऐसे पार्ट की बात कर रहा है। एक मिनट, सॉरी, ये कंज्यूमर का पार्ट नहीं है, ये इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट होगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा ये हमारा प्रोडक्शन का ही पार्ट है। हाँ ये ऑप्शन ठीक है। ये डिक्रीज द इनपुट, ये डिक्रीज द आउटपुट ऑफ वन गुड्स कैन नॉट बी डन विदाउट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द अदर गुड्स। मतलब हम किसी एक गुड्स को बिना डिक्रीज किए हुए किसी अदर गुड्स को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ये आउटपुट की बात कर रहा, तो ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनपुट डालेंगे आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर हमारा दी कंजप्शन ऑफ वन गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट डिक्रीज ऑफ द कंजप्शन अदर गुड। जब यहाँ पर हम टेक्निकली इफिशियंट इनपुट की बात नहीं किए होते, मतलब कंजप्शन की कुछ बात किए होते, कंज्यूमर इफिशियंसी की बात की होती है, तब ऑप्शन बी सही होता है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे, इसलिए क्योंकि ए और नहीं सॉरी, मोस्टली लोग क्या करेंगे ए और बी कैसा, अच्छा यहाँ ए बी का ऑप्शन तो नहीं है, नहीं तो मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सही है, बट यहाँ दोनों नहीं सही है। क्योंकि कंजप्शन ऑफ वन गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट अ डिक्रीज इन कंजप्शन ऑफ अदर गुड्स। कह रहा है कि अदर गुड्स को बिना डिक्रीज किए हुए हम एक गुड्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, ये कह रहा है मतलब कंजप्शन में। जबकि हमारा ऑप्शन क्या है, प्रोडक्शन में वगैरह पूछ रहा है, इनपुट आ इफिशियंट या टेक्निकली इफिशियंट। तो ऑप्शन नंबर ये है, ये प्रोडक्शन का पार्ट है और ये हमारा कंजप्शन का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। जब हम वो थ्री कंडीशन पैरेटो थ्री कंडीशन देखे थे तो वहाँ वहाँ भी डिसाइड था, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था वो कंजप्शन था, सेकंड कंडीशन हमारा प्रोडक्शन का था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दी पैरेटो मार्जिनल कंडीशन इन दी कंजप्शन ऑफ आउटपुट कमोडिटी मिक्स। कमोडिटी मिक्स की बात किया, देखिए ये कमोडिटी मिक्स जो थर्ड कंडीशन होता है वो कमोडिटी मिक्स का होता है। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ ऑप्शन लिखा है क्या, हाँ ये लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ये लिखा है। इसमें क्या होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड बी। ये थर्ड नंबर कंडीशन हमारा था। हम दिखाते हैं इसको थर्ड नंबर कंडीशन कैसे था, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये ऑप्शन नंबर जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या, मार्जिनल रेट ऑफ कन्वर्जेंस, यही हमारा प्रोडक्ट मिक्स है। क्योंकि हम इन दोनों का, ये हमारा क्या है, ये प्रोडक्शन कर रहा है और ये हमारा ऊपर वाला कंजप्शन कर रहा है। आप जो ये हमारा कंजप्शन है और ये हमारा प्रोडक्शन है, तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्शन को, तो ये इन दोनों को जब मिलाएंगे यहाँ ला के थर्ड वाले में, तो ये प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब मिक्स मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट मिक्स कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं ऑप्शन ए में, तो इसमें कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। किस रेट से मतलब ट्रांसफर होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं मतलब ट्रांसफर की रेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो सी है वो सही है। सी हमारा वही लिखा हुआ है जो अभी हम वहाँ पढ़ के आए हैं आगे से। एक मिनट, ये ऑप्शन नंबर सी वही लिखा है जो आगे से पढ़ रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से पी और टी होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई ए एंड बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी
inconsistency of which one of the following criteria is labeled as the Stokesky paradox। कह रहा है इसमें कौन सी क्राइटेरिया इनकंसिस्टेंट असंगत है, मतलब पैराडॉक्स से या इनकंसिस्टेंट है। तो स्टोक्की कौन सी क्राइटेरिया असंगत है, मतलब ठीक है, या स्टोक्की पैराडॉक्स किस क्राइटेरिया से असंगत है। तो केल्डार इस क्राइटेरिया से स्टोक्की पैराडॉक्स जो है असहमत है, क्योंकि केल्डार क्या कहते हैं, केल्डार ऐसे कुछ बताते हैं कि किसी एक का हम बेटर ऑफ बना रहे हैं, मतलब क्या, और किसी मतलब किसी एक का क्या हम कर रहे हैं बेटर, मतलब कोई एक बेटर ऑफ हो रहा है और कोई एक वर्स ऑफ हो रहा है, तो जिसको वर्स ऑफ है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अगला आदमी भी मतलब क्या नाम है बेटर ऑफ रह जाता है, ऐसी बात करते हैं। जबकि डबल क्राइटेरिया मतलब स्टोक्की आता है तो डबल क्राइटेरिया लाता है जिसमें इन दोनों का मतलब ये जो कर्व होते हैं ऐसे कुछ हो जाते हैं, ऐसे डबल क्राइटेरिया, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना होगा, यहाँ एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है उतना ज़्यादा, तो यहाँ पर लिखा भी होगा। प्रोफेसर स्टोक्की क्राइटेरिया क्रिटिसाइज हिज केल्डार क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ डबल क्राइटेरिया। किस बेसिस पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डबल क्राइटेरिया पर करते हैं। तो स्टोक्की पैराडॉक्स क्या है, डबल क्राइटेरिया है। एक्सप्लेन द टू प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पर टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके एक्सप्लेन किया जाता है। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो डबल क्राइटेरिया है इसमें डबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ऐसे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे कुछ यहाँ दिखाया भी गया है ऐसे, ये सब कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अब आप डिमांड करेंगे तो कॉन्सेप्ट वाला भी वीडियो आएगा, जैसे ये वीडियो भी हम वेलफेयर का लेकर आए तो उसको भी लेकर आएंगे, तो उसमें बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following modification domestic product calculated in the index suitable। देखिए जो अभी तक ग्राफ जो प्रोडक्ट था उसमें क्या था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं शामिल था, लेकिन जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आए तो ये वेलफेयर जब इकोनॉमिक्स की बात करता है तो इसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को शामिल कर लेता है। कहता है कि जो कास्ट कहता है जो कास्ट है इन्वायरमेंटल मतलब डिग्रेडेशन का उसको रिड्यूस करना है जीडीपी में, क्योंकि जब जीडीपी में हम डिग्रेडेशन को जोड़ देंगे तो जीडीपी हमारा कम हो जाएगा। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जो कास्ट होगा, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कास्ट होगा उसको कम करना होगा, तब हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो द कास्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रिड्यूस, ये करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जब ऐसा हम करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी मतलब जीडीपी बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेटो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट ऑफ द पैरेटो ऑप्टिमलिटी। कह रहा है इसमें पैरेटो ऑप्टिमलिटी का कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, देखिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी से शुरू करते हैं। ऑल फैक्टर आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑल गुड्स। कह रहा सभी फैक्टर जो प्रोडक्शन में कह रहा सभी फैक्टर आज ऑल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, सभी मतलब सभी जो फैक्टर हैं सभी वस्तुओं को बनाने में यूज होते हैं, ठीक है, सही है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। सी देखते हैं। कंज्यूमर आर मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर है अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, ये बात सही भी सही है। डी ऑप्शन क्या है, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द फैक्टर एंड कमोडिटी मार्केट। दो मार्केट होते हैं, हमने क्या बात किया था, एक प्रोडक्शन मार्केट होता है जो फैक्टर प्रोडक्शन मार्केट इज इक्वल टू फैक्टर मार्केट, यहाँ पर वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, और एक कमोडिटी मार्केट होता है जहाँ पर हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो दोनों क्या होती है परफेक्ट डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो कौन सा मार्केट होगा, जो जो प्रोडक्शन मार्केट होगा वो कंज्यूमर मार्केट में अपना सामान भेजता है, ठीक है। तो दी परफेक्ट कंपटीशन इज द फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट, दोनों में परफेक्ट कंपटीशन होगा, किसी मोनोपोली में है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या नॉट करेक्ट पैरेटो ऑप्टिमलिटी, तो यहाँ का इज द क्वांटिटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। कह रहा यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा, एक क्वांटिटी कुछ समझ में आ रहा है, क्वालिटी बोलता कि मतलब या प्रीफर्ड बोलता तो कुछ समझ में आता है। तो यूटिलिटी फंक्शन क्वांटिटी यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द कंज्यूमर, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये नहीं होगा क्योंकि नॉट सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बेसिस ऑफ प्रिंसिपल वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कह रहा है फर्स्ट बेसिस प्रिंसिपल वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। देयर इज द इफिशिएंट मार्केट ऑफ द ईच कमोडिटी, ये सही है
क्योंकि फर्स्ट बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, पैरेटो की सभी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। और पैरेटो की सभी कंडीशन अप्लाई होने का मतलब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन हो, परफेक्ट डिविजिबिलिटी पाई जाए और दोनों मार्केट में, ठीक है, और मतलब जितना प्रोडक्शन हो उतना कंजप्शन हो जाए, ऐसे कुछ हो, लोग रेशनल हो, ठीक है, कि मोनोपोली नहीं हो, ये सब नहीं हो। फर्स्ट ऑप्शन ये करा कि देयर इज इफिशियंट मार्केट फॉर ईच कमोडिटी, मतलब सभी कमोडिटी के लिए जो हमारा मार्केट हो कुशल है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एनी पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व इज, कह रहा है जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व हो, मान लो कि एजवर्थ बाग हम ऐसे बनाएं, ऐसे, तो इसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट लाइन है और ऐसे ये पॉसिबिलिटी कर्व, ये सब जो है यहाँ पे, तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर जो हो, तो यहाँ पर मतलब पॉइंट किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, तो हम इसमें क्या होगा कि हर पॉइंट पर हम पैरेटो ऑप्टिमलिटी या पैरेटो इफिशिएंसी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं होंगे तो ये पैरेटो इफिशिएंटी या पैरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं है, लेकिन इस मतलब इस पॉइंट पर जितने होंगे, जो ये कर्व बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, ये क्या बोले यूटिलिटी नहीं, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व नहीं, मतलब ये तो सॉरी, ये ऐसे कुछ बनाइए, देखिए ऐसे ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, तो किसी किसी भी पॉइंट पर होंगे तो हमारा क्या पैरेटो एफिशिएंटी या पैरेटो ऑप्टिमलिटी होगा, लेकिन यहाँ पर होंगे तो नहीं होगा, इसके आगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर प्राइस टेकर, सर आप प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो होगा प्राइस टेकर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, जो फिर प्राइस प्राइस मेकर होता है वो इंडस्ट्री होती है। प्राइस मेकर कौन होता है, वो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही, आर दी एबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू कमोडिटी, टू कमोडिटी है, देखिए बिटवीन टू कमोडिटी एक्स एंड वाई, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड वाई, मार्जिनल कास्ट एक्स और मार्जिनल कास्ट वाई, जो हम थ्री कंडीशन पढ़े थे उसके आगे भी कुछ होता है, जब उसको सॉल्व करेंगे फार्मूला तो ये निकल के आता है, जो कि केवल ये यहाँ पर पूछा है। तो आपके यदि आप डिमांड कर रहे हैं तो हम जब कॉन्सेप्ट वीडियो बनाएंगे तो इन तीनों कंडीशन को हम बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे आप इसको बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट चाहिए या नहीं, तो उसके हिसाब से हम आगे बनाएंगे। इस वीडियो को यही रखते हैं, आगे करेंगे क्वेश्चन।